जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की क्लास में हम लेकर आए हैं फिर आपसे एक बार भूगोल की क्लास, जिसमें है आज का हमारा टॉपिक है कृषि एवं पशुपालन। यानी कि कृषि एवं पशुपालन चैप्टर से जितने भी प्रश्न प्रीवियस ईयर परीक्षा में पूछे हुए हैं उनको देखने वाले हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, ये बुक है हमारी दृष्टि IAS की, जिसमें ये प्रश्न दे रखे हैं, तो उनको आज हम करने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल भूजल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन सी है। यानी कि जो सहायता उपलब्ध कराई थी अटल भूजल योजना में, उस संस्था का क्या नाम है? तो याद रखना, विश्व बैंक ने कराई थी। ये याद रखना, 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुई थी अटल भूजल योजना, इसमें विश्व बैंक ने सहायता दी थी। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, कृषि में फर्टिगेशन के क्या लाभ है। यानी कि जब हम कृषि में फर्टिगेशन करते हैं उसके क्या क्या लाभ हैं। तो चलिए देख लेते हैं क्या क्या लाभ हैं। पहला है, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। एकदम सही है, कृषि में फर्टिगेशन से सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव है। अगला है, रॉक फॉस्फेट और सभी अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। तो दोस्तों रॉक फॉस्फेट अन्य फॉस्फेटिक उर्वरकों का जो अनुप्रयोग है वो सफलता के साथ अनुप्रयोग संभव है। ये ऑप्शन इसमें गलत होगा। अगला है, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं। एकदम सही है दोस्तों ये वाला। अगला है, रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव। यानी कि जो रासायनिक पोषक हैं उनके निच्छालन में इससे कमी होगी। तो दोस्तों ये भी सही है। तो दोस्तों फर्टिगेशन से कृषि के लाभ हैं, सिंचाई जल की क्षारीयता का नियंत्रण संभव, पौधों के लिए पोषक बढ़ी हुई मात्रा में सुलभ किए जा सकते हैं, और लास्ट है, रासायनिक पोषकों के निच्छालन में कमी संभव। तो दोस्तों ये कृषि फर्टिगेशन के लाभ हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। 1, 3, 4 ऑप्शन है इसके, तो ऑप्शन सी इसमें राइट होगा, 1, 3, 4। और ये प्रश्न IAS 2020 की परीक्षा में आया हुआ है। दोस्तों अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला क्या कह रहा है प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, जीरो टिलेज फार्मिंग यानी कि कृषि में शून्य जुताई, जीरो टिलेज के क्या लाभ हैं। यानी कि जो जीरो यानी कि शून्य जुताई है उसके क्या क्या लाभ हैं, तो उन्हें देख लेते हैं, इनके क्या क्या लाभ होने वाले हैं। तो पिछली फसल के अवशेषों को जलाए बिना गेहूं की बुवाई संभव है। जी हाँ दोस्तों, अगर हम कोई जुताई नहीं करेंगे तो इससे गेहूं की फसल की बुवाई बिना अवशेषों की जलाए संभव होगी। अगला है, चावल की नई पौध की नर्सरी बनाए बिना धान के बीजों का नम मृदा में सीधे रोपण संभव है। दोस्तों जी हाँ, अगर हम इसकी जुताई नहीं करते, अगर मृदा नम है तो उसमें धान के बीजों का सीधा रोपण हम कर सकते हैं, सीधे लगा सकते हैं। ये भी कथन सही है। मृदा में कार्बन पृथक्करण संभव है। ये भी कथन इसमें सही है। क्या है? मृदा में कार्बन पृथक्करण बिल्कुल संभव होगा। तो दोस्तों इसमें डी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। 3 ऑप्शन सही है। याद रहेगा ना, शून्य जुताई, जीरो टिलेज के ये 3 लाभ दे रखे हैं, इन्हें आप देख लेना। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न इसमें क्या है। अगला प्रश्न है, भारत में दालों के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि दाल के संबंध में है। क्या क्या कथन है। उड़द की खेती खरीफ और रबी दोनों फसलों में की जा सकती है। बिल्कुल सही है, उड़द की खेती खरीफ और रबी में भी की जा सकती है। इसकी खेती किस में भी की जा सकती है? रबी में भी की जा सकती है। अगला है, पिछले 3 कुल दाल उत्पादन का लगभग आधा भाग केवल मूंग का होता है। तो दोस्तों ये गलत है। 50% केवल मूंग का होता है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि भारत में कई सारी दाल उगाई जाती हैं, इनमें सभी शामिल हैं। अगला है, पिछले 3 दशकों में जहां खरीफ दालों का उत्पादन बढ़ा है वहाँ रबी दालों का उत्पादन घटा है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि रबी की दालों का उत्पादन भी अच्छा खासा हुआ है। तो दोस्तों ये दोनों गलत हो जाएंगे। केवल एक ऑप्शन इसमें सही है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या होगा। अगला प्रश्न है इसमें, भारत में गन्ने की खेती में वर्तमान प्रवृत्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारत के गन्ने की खेती के संबंध में है। पहला है, जब बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। तो ये दोस्तों बिल्कुल सही है। भारत में गन्ने की खेती के उत्पादन में, इसे आप ऐसे ही समझ लेना, जब
बर्ड चिप सेटलिंग्स को नर्सरी में उगाकर मुख्य कृषि भूमि में प्रतिरोपित किया जाता है, तब बीज सामग्री में बड़ी बचत होती है। तो दोस्तों ये कथन इसमें सही है। तो दोस्तों इसमें ये वाला तो कथन सही हो गया। अगला कथन देखते हैं, अगला क्या है। आगे ये 3 कथन दे रखे हैं कि जब सेट्स का सीधा रोपण किया जाता है तब एक कलिका सेट्स का अंकुरण प्रतिशत कई कलिका सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। तो दोस्तों ये गलत है, क्योंकि इसमें सभी कलिका निकलते हैं, ना कि एक। अगला है, खराब मौसम की दशा में यदि सेट्स का सीधा रोपण होता है तब एक कलिका सेट्स का जीवित बचना बड़े सेट्स की तुलना में बेहतर होता है। तो दोस्तों ये भी गलत है। जब खराब मौसम होगा तो अगर एक सेट्स होगा बड़े सेट्स की तुलना में खराब हो जाएगा, लेकिन ये बच जाएगा, ये नहीं सूखेगा, तो दोस्तों इसलिए खराब हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला है, गन्ने की खेती उत्कों संवर्धन से तैयार की गई सेटलिंग से की जा सकती है। तो दोस्तों इसमें ये वाला कथन सही है। तो दोस्तों इसमें पहला कथन सही था और ये हमारा चौथा कथन ठीक है। तो इसमें आंसर तो केवल ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 4। ये भी प्रश्न IAS 2020 की परीक्षा में आया हुआ है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है। तो व्यापारिक फसल कौन सी नहीं है? बाजरा व्यापारिक फसल नहीं है, याद रहेगी। इनमें से गन्ना, कपास, केला ये सब व्यापारिक फसल है। अगला प्रश्न है कथन और कारक से संबंधित। अभिकथन और कारक दे रखे हैं। पहला ही कथन है, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। एकदम ठीक है, ये गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। दूसरा है, सुअपवाहित उर्वर भूमि शीतकाल में 10 डिग्री सेल्सियस 15 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों ये भी कथन इसमें सही है। दोस्तों पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में ये 75% वर्षा यानी कि जो होती है मावठ की वर्षा, और 10 से 15% जो इन राज्यों में तापमान रहता है, तो ये गेहूं के लिए अनुकूलित होता है। तो इसलिए इनमें गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। तो दोस्तों ये दोनों ही कथन सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसमें ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, निम्न कॉफी उत्पादक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र कर्नाटक में नहीं है? कर्नाटक में नहीं है तो आपको बता दें, चिकमंगलुरु ये कर्नाटक में है, कूर्ग ये भी कर्नाटक में है, बाबा बुदानगिरी ये भी कर्नाटक में, लेकिन पुलेज नहीं है। क्या? पुलनेज ये कर्नाटक में नहीं है। तो आंसर तो हमारा ये वाला हो जाएगा, पुलनेज ये कर्नाटक में नहीं है। अगला प्रश्न है, PM कुसुम योजना का उद्देश्य क्या है? PM कुसुम योजना का उद्देश्य, तो दोस्तों PM कुसुम योजना की बात करें तो इसका संबंध सोलर सिस्टम से है, यानी कि सोलर पैनल बट रहे थे, यानी कि ट्यूबवेल लगाने के लिए सोलर पैनल इनका वितरण होता है सब्सिडी पर आधारित, तो ये सोलर पैनल से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन है हमारा, किसानों को डीजल और केरोसिन पर निर्भरता समाप्त करना तथा पंप सेटों को सौर ऊर्जा से जोड़ना, यानी कि जो ट्यूबवेल हैं उनको सौर ऊर्जा से जोड़ना, ये इसका लक्ष्य है PM कुसुम योजना का। अगला प्रश्न है, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि 5 वर्ष में जो खेती है उसके संबंध में दे रखा है। तो इसमें 4 कथन दे रखे हैं, उन्हें देख लेते हैं। पहला कथन, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। एकदम सही है, धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र जो भारत का अधिकतम आता है। दूसरा है, ज्वार की खेती के अंतर्गत तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तो दोस्तों ये गलत है, ज्वार की खेती से तो तिलहन का क्षेत्र अधिक है, तो इसलिए ये वाला गलत हो जाएगा। तीसरा है कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है, कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती की तुलना में अधिक है। चौथा है, गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल गलत है, क्षेत्र निरंतर नहीं घटा है। दोस्तों इस प्रश्न में हमारा पहला और तीसरा कथन सही है और बाकी 2 गलत है। तो इसके कूट देख लेते हैं कौन कौन से ठीक होंगे। इसमें कौन कौन से सही होंगे, तो मैंने बताया आपको 1 और 3 सही है, तो ऑप्शन ए राइट होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में पारिस्थितिकी में के संदर्भ में संरक्षण कृषि की
संकल्पना का महत्व बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कृषि संरक्षण के अंतर्गत आते हैं? तो कृषि संरक्षण के अंतर्गत एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार क्या है? एक धान्य कृषि पद्धतियों का परिहार। तो दोस्तों ये इसमें गलत है, ये संरक्षण कृषि संरक्षण से संबंधित नहीं है। अगला है न्यूनतम जोत को अपनाना, बिल्कुल ये वाला इसमें संबंधित है, न्यूनतम जोत को अपनाना। अगला है बागानी फसलों की खेती का परिहार, बागानों की खेती की परिहार करने से ये संरक्षण कृषि नहीं होगी। चौथा है मृदा धरातल को ढकने के लिए फसल अवशिष्ट का उपयोग किया जाना, बिल्कुल सही है। अगर मृदा को ढक देंगे तो उसकी नमी नहीं उड़ेगी। दूसरी बात, उसके जो पोषक तत्व हैं उनका निच्छालन नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, जो संरक्षण कृषि होगी। अगला है स्थानिक एवं काल्पनिक फसलें अनुक्रम फसल आवर्तनों को अपनाना, एकदम सही है। यानी कि जो स्थानिक फसलें उन फसलों को बार बार करने से उनको परिवर्तन में लाना, यानी कि सभी फसलों को करना, ना कि एक फसल को, तो ये संबंधित है। दूसरा चौथा पांचवा इसमें हमारा सही है, दूसरा चौथा पांचवा ऑप्शन सी में देखा, ऑप्शन सी राइट होगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत में जैविक कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि भारत में जैविक कृषि दे रखी है, उसके संदर्भ में भारत में जैविक कृषि, तो देखते हैं जैविक कृषि क्या है। पहला ही कथन है हमारा जैविक उत्पादन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम NPO केंद्रीय ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मार्गदर्शक एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। यानी कि जैविक उत्पादन में राष्ट्रीय कार्यक्रम NPO केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के मार्गदर्शन एवं निर्देश के अधीन कार्य करता है। तो दोस्तों ये वाला क्या है, बिल्कुल हमारा गलत है, ये इसके अधीन कार्य नहीं करता है, ये दूसरे मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। अगला है NPOP के क्रियान्वयन के लिए कृषि और प्रसंस्करण खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण यानी कि APEDA सचिवालय के रूप में कार्य करता है। तो ये वाला सही है, ये इसमें कार्य करता है। अगला है इसमें सिक्किम भारत का पहला पूरी तरह से जैविक राज्य बन गया। यानी कि पहला राज्य कौन सा है, सिक्किम, बिल्कुल एकदम सही है, ये भारत का पहला जैविक राज्य है सिक्किम, याद रहेगा। इसमें दूसरा तीसरा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन बी राइट होगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। किसे? उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा है। अगला है भारत के राज्यों में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार का स्थान इसमें क्या है, जूट उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है। किसकी? जूट उत्पादन की दृष्टि से दूसरा स्थान है किसका? बिहार का दूसरा स्थान है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? इसमें से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो कुशल सिंचाई, यानी कि सिंचाई अच्छी होगी तो उत्पादकता बढ़ेगा। गुणवत्ता युक्त बीज, यानी कि अच्छे बीज होंगे तो भी उत्पादन बढ़ेगा। कीटनाशक दवाओं का प्रयोग तो भी क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा। उर्वरकों का प्रयोग अच्छा होगा तो भी इसका कृषि में उत्पादकता बढ़ेगी, यानी कि चारों के प्रयोग से उत्पादकता अच्छी होगी। तो दोस्तों इसमें क्या होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक है, ये वाला आंसर इसमें राइट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एक 20वीं शताब्दी के 60वें दशक के अंतिम दौर की हरित क्रांति की प्रकृति का सबसे उचित वर्णन करता है? कौन? हरित क्रांति के संबंध में है। हरित क्रांति के संबंध में यानी कि 60वें दशक में कौन अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? तो बीज उर्वरक जल तकनीकी। क्या थी? बीज उर्वरक जल तकनीकी, जिससे कि वो हरित क्रांति में ये क्रांति आई थी। तो दोस्तों ये इसका आंसर होगा। तो दोस्तों ये प्रश्न थे 17 जो हमने पूरा कर लिए। इसके कुछ प्रश्न बचे हुए हैं तो उनको हम कल की क्लास में पूरा कर लेंगे। तो दोस्तों ये क्लास यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।